हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कस्टम्स .net का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं एलसी के हवाले से और हाउ टू चेक एलसी एज एन एक्सपोर्टर, यानी कि वो कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर एलसी बनाते वक्त कर दी जाती हैं, जिनकी वजह से जो है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है उनको लॉस होता है और एक्सपोर्टर की जो पेमेंट है वो डिले हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो जो एलसी आपको रिसीव होती है उसको आप कैसे चेक करोगे, किन किन पॉइंट्स को आपको चेक करना चाहिए ताकि आपकी जो पेमेंट है वो डिले ना हो और तमाम चीजें जो है वो स्मूथली हो जाए। तो आज के इस वीलॉग के अंदर ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ हम समझाने वाले हैं आपको। तो लाजमी आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि तमाम वो पॉइंट्स हैं क्लियर हो सके, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना रिपीट करो जो अक्सर जो नए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं जो कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि एलसी के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स की जाती हैं, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एलसी एक्चुअली के अंदर होती क्या है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली के अंदर है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और ये एलसी कितने तरह की एलसी होती है, ये समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि एलसी क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। उन वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, वहां से भी इसको आप देख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि एलसी क्या है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले वो वीडियो जाकर उसको समझ लें, ताकि ये जो वीडियो हम आज बना रहे हैं ये आप अच्छे से समझ सको। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एलसी है ये कौन इशू करता है, किसके लिए इशू करता है और किसको इशू करता है, ये भी थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एलसी जो है ये इंपोर्टर यानी बायर जो है ये इशू करवाता है। किसके लिए इशू करवाता है? सेलर के लिए यानी एक्सपोर्टर के लिए इशू करवाता है। और एलसी कौन इशू करता है और किसको इशू करता है? एलसी जो इशू करती है बैंक करती है, जो इंपोर्टर की बैंक है, जो फॉरेन बैंक है वो इशू करती है। किसको इशू करती है? ये इशू करती है एक्सपोर्टर की बैंक को, यानी जो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपकी लोकल बैंक यहाँ पर जो होगी, इंपोर्टर की बैंक जो है आपकी बैंक को वो एलसी इशू करेगी। तो ये कौन बताएगा इंपोर्टर को कि आपकी कौन सी बैंक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आप बताओगे इनको। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ सब चीज़ें, देखिए एलसी बनने से पहले, इनवाइस, प्रोफोर्मा इनवाइस बनने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आता है आपके पास। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। आप बताओगे इंपोर्टर को और इंपोर्टर जो है वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराएगा, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर मौजूद होती है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और उसी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जो है इंपोर्टर एलसी जो है वो रेडी करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और बात करते हैं कि वो कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर एलसी के अंदर कर दी जाती है। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग जो कर रहे होते हैं वो एलसी के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको नेगोशिएट नहीं करते। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो एलसी बनाई जाती है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जो है वो बनाई जाती है। और अक्सर जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर बेचता है यानी बायर जो बेचता है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर जो है उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं, जिसकी बिना पर इस तरह के जो है वो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की जो है अगर आप अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझते हो तो वही तमाम चीज़ें जो है वो एलसी के अंदर जो है वो मेंशन हो जाएगी। और अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है अगर एलसी के अंदर मेंशन कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किस किस तरह की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और किस वजह से होती है? जैसे अक्सर जो है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर को भेजा जाता है चेक करने के लिए, तो उसके अंदर जो शिपमेंट डेट दी जाती है कि एक्सपेक्टेड शिपमेंट डेट या कब तक आप सामान जो है वो डिलीवर्ड कर सकते हो हमें। अमूमन तो ये चीज़ें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान म्यूचुअली जो है वो तय की जाती हैं, लेकिन अक्सर जो है इंपोर्टर है वो अपनी मर्जी से जो है इसके अंदर जो है वो टाइम डाल देता है 10 दिन 15 दिन। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप एक इंपोर्टर हो तो आपको जो है अपने एक्सपोर्टर से ये पूछना पड़ेगा कि भाई आप मुझे ये सामान कब तक डिलीवर्ड करोगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और आपको एक एलसी रिसीव हुई है तो उसके अंदर आप देख लें कि कितने डेज वहां पर लिखे हुए हैं, शिपमेंट डेज 10 दिन है, 15 दिन है, और वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लें। देखिए होता तो दोस्तों वो एस्टीमेट ही है, अंदाजा ही होता है, लेकिन अंदाजा भी तो कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए ना।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी शिपमेंट जो है वो रेडी जो है 20-25 दिन में होनी और वहां पे 10 दिन लिखा हुआ हो। तो ऐसा नहीं करना। अगर वहां पे 10-15 दिन लिखे हुए हैं तो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि भाई आपको सामान जो है वो अरेंज करने में 10 दिन लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये तमाम चीजें हैं, इसके अंदर भी टाइम लगता है, तो इसके अंदर भी जो है वो 10 दिन और लग जाएंगे तो 20 दिन होते हैं। 5 दिन एक्स्ट्रा और इसके अंदर डाल दे, 25 दिन का टाइम दे देंगे, भाई मैं आपको 25 दिन के अंदर जो है वो शिपमेंट दे दूंगा। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे कि आप कितनी जल्दी से जल्दी शिपमेंट दे सकते हो। अभी अगर आपने 25 दिन का टाइम दिया है तो ये जरूरी नहीं कि आप 25 दिन के अंदर ही शिपमेंट आप दे दें, आप इससे पहले भी दे सकते हो। अगर इससे थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये जो है वो गलत समझा जाता है कि आपने एक चीज आपने बताई और आपने उसको मीट नहीं किया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए जब भी आप एस्टीमेट डेज दें तो आप थोड़ा ज्यादा ही दें। थोड़ा ज्यादा देके अगर जल्दी कर देते हो तो ये जो है ये पॉजिटिव काउंट किया जाता है कि भाई आपने जो है वक्त से पहले जो है जिसकी डिलीवरी दे दी। आगे बढ़ते हैं मजीद इसी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें मैं बताता हूँ आपको। दूसरा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो है बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो तमाम चीजें जो है एलसी के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें होती हैं वही एलसी के अंदर भी होती हैं। एक और चीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने चेक करनी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। जैसे जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं, इनवाइस होती है, पैकिंग लिस्ट होती है, और बीएल की कॉपी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होती है। यही मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। अगर आप एक इंपोर्टर हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये आप अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से पता कर लो कि आपको क्लियरिंग के लिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप अपने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर लें। इसी तरीके से डिलीवरी टर्म है, पेमेंट टर्म है, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो एलसी के अंदर होंगी। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें होती हैं वही तमाम चीज़ें जो है एलसी के अंदर बाद में आती हैं। तो ये थी पहली मिस्टेक के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। अब दूसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स की हम बात करें तो वो है एलसी के चार्जेस। अगर आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, अब दोनों कंडीशन के अंदर जो अगर आप एलसी के अंदर डील करते हो तो एलसी के जो है वो अपने चार्जेस होते हैं। जो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपकी बैंक जो है यहाँ पर जो लोकल बैंक है वो भी उसके चार्जेस काटेगी। एलसी के कितने चार्जेस होते, हर बैंक के जो है वो अपने चार्जेस होते हैं। वो अपनी बैंक से, लोकल बैंक है यहाँ पर, वो आपने पता कर लेना है कि भाई एलसी के कितने चार्जेस होंगे। इसी तरीके से सिर्फ यहाँ चार्जेस नहीं कटेंगे, प्लस जो आपके बायर की जो बैंक है, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वहाँ पे, वो भी आपके पैसे वहाँ से काट के भेजेगी। जो उनके अपने चार्जेस होते हैं वो काट के भेजेगी। अब वो कितने चार्जेस होते हैं ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर बैंक के जो है वो अपने चार्जेस होते हैं। कभी जो है वो $100, कभी 70, कभी जो है $150 कटते हैं, कभी $200 भी काट देते हैं। तो ये डिफरेंट अलग अलग बैंक्स के अपने वहाँ के चार्जेस होते हैं, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप जो है वो $200 ही ज़हन में रख के चलो तो बेहतर है, क्योंकि जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो ये तमाम चीज़ें भी आप कैलकुलेट करें। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करते तो फिर जो है बाद में जब ये पैसे कट के आपके पास आ रहे होते हैं तो फिर परेशानी होती है आपको। काफ़ी जो नए यहाँ पर बिजनेसमैन हैं और नए एक्सपोर्टर जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हैं, जब वहाँ से पैसे कट के यहाँ पे आ रहे होते हैं तो वो फिर वहाँ इंपोर्टर से लड़ रहे होते हैं कि भाई आपने पैसे कम भिजवाए हैं। तो ये बड़ा ही फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है वो जो बायर है वहाँ पर, कि भाई आपको इतना ही नहीं पता कि एलसी के ऊपर जो है पैसे कट के आ रहे होते हैं। तो फिर ये अच्छा चीज़ें नहीं लगती। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, और जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो प्रोडक्ट की तो ये तमाम चीज़ें भी आपको जो है उसके अंदर शामिल कर देनी है। जो अक्सर यहाँ पे नए जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं वो ये चीज़ें नहीं करते, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, और वो ये है कि एलसी का ड्राफ्ट नहीं मंगवाते। जैसे मैंने कहा कि एलसी जो है ये इंपोर्टर रेडी करवाता है। अगर आप इंपोर्टर हैं तो एलसी आपको रेडी करवानी होगी, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो एलसी आपको मिलेगी, इंपोर्टर आपको रेडी करवा कर भेजेगा। अब आपने करना क्या है कि जो इंपोर्टर है आपने उनसे ड्राफ्ट एलसी की कॉपी मांगनी है कि भाई आप हमें जो है वो ऑपरेटिव एलसी भेजने से पहले उसका ड्राफ्ट मुझे भिजवाएं, मैं उसको चेक कर लूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से मैं सब चीज़ें देख लूँगा कि भाई जो मैंने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी वो तमाम चीज़ें एलसी के अंदर हैं कि नहीं। पहले आप ड्राफ्ट मंगा लो, वो आपको ईमेल कर देंगे पूरे एलसी का ड्राफ्ट।
आप प्रिंट निकाल के एक एक कंडीशन अच्छे से चेक करो। क्या क्या चेक करोगे? पेमेंट टर्म जो आपके दरमियान जो है तय हुई थी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वही है मेंशन उसके अंदर। जो शिपमेंट डेज आपने मेंशन किए थे वही वहां पर लिखे हुए हैं। डिलीवरी टर्म जो आपके तय हुए थे वो लिखना है। पेमेंट टर्म, तमाम चीज़ें आप उसके अंदर जो है वो देख लोगे कि क्या क्या चीज़ें, जो वैल्यू आपने मेंशन कराई थी वही वैल्यू वहां पर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है। और एक और चीज़ वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अच्छे से वहां पे देख लेना है। यही बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर जो है नए एक्सपोर्टर जो है इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इसके अंदर कोई गलती कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाद में और आपकी पेमेंट डिले होती ही रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वो किस तरह से चाहिए। जैसे बीएल के अंदर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिए और क्या आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हो, क्या वो डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर सकते हो, ये अच्छे से चीजें देख लेनी है। तो आपने अच्छे से तमाम चीजें देखने के बाद जो है कंफर्म करना है बायर को कि भाई ठीक है ये ड्राफ्ट ओके है। अगर कोई चेंजेस होगी तो आप उसको बताओगे कि भाई ये चीजें चेंज करके जो है मुझे दोबारा ड्राफ्ट भेजें, मैं फिर चेक करूंगा। तो चेंजेस करवाने के बाद दोबारा ड्राफ्ट चेक करें और ओके हो तो उसको फाइनल कर दें, ओके करें और कहें कि भाई ये ठीक है, ओके है, और फाइनल ऑपरेटिव एलसी जो है आप हमारी बैंक को सेंड कर दें। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग यहाँ पे करते हैं। अब वो ये उनके जहन में ये होता है कि भाई हमने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिया, ड्राफ्ट एलसी भी चेक कर ली, तो अब सब चीजें ठीक होंगी। मतलब अब वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिव एलसी आपकी बैंक ने रिसीव की है ये वही होगी जो आपने ड्राफ्ट के अंदर उनको चेक करके दिया तब। तो अक्सर ऐसा नहीं होता। हमारे साथ भी कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं कि जो ड्राफ्ट हमने चेक करके भेजा था, जो ऑपरेटिव एलसी बैंक में इशू होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो आपने क्या कर लेना है कि जो ऑपरेटिव एलसी आपकी बैंक में ने रिसीव की है, जब आपका जो बायर है वो कंफर्म करता है कि भाई हमने एलसी भिजवा दी है, फिर आपने कहाँ जाना है? आपने अपनी बैंक पे के पास जाना है, या अगर कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनको कॉल कर लेना है कि भाई ये जो एलसी मेरी रिसीव हुई है उसकी प्रिंट निकाल के मुझे दे दें या मुझे ईमेल कर दें। जैसे अगर आप जाते हो तो वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे या ईमेल कर देंगे, आप प्रिंट निकलवा लो, जैसा आपको इजी लगे। तो उसका जो एलसी ऑपरेटिव एलसी रिसीव हुई है आपने उसका प्रिंट निकाल के चेक करना है कि भाई ये वही एलसी है जो ड्राफ्ट के अंदर आपने चेक की थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन हम तय करते हैं उसके अंदर, जो ऑपरेटिव एलसी के अंदर, उसमें डंडी मार दी जाती है। तो अच्छे से चेक कर लें कि वही तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। क्योंकि जो ड्राफ्ट आपने भेजा था उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत उसी ऑपरेटिव एलसी की है जो आपकी बैंक ने रिसीव की है। अगर आपकी बैंक ने एलसी जो रिसीव की है उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपके उनके दरमियान एग्री नहीं हुए थे, तो आपको वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो आपने पहले वो चेक कर लें कि भाई ये तमाम चीज़ें जो हमने तय की थी वही इसके अंदर है। अगर तमाम चीज़ें ओके हैं तो फिर आप जो है वो सब चीज़ें रेडी करना शुरू कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर क्या करते हैं कि देखिए एलसी रिसीव होने से पहले, यानी बैंक में आपकी एलसी रिसीव होने से पहले ही वो तमाम काम शुरू कर देते हैं। वो सामान जो है वो परचेज करना शुरू कर देते हैं, पैकिंग वैकिंग तमाम चीज़ें करना वो शुरू कर देते हैं। मैं ये आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है चीज़ें। बायर के साथ तमाम चीज़ें जो है वो तय हो गई और ड्राफ्ट एलसी भी आई, उसने चेक करके जो है भेज दी कि बायर ने भाई वो उसको आसरा देता रहा कि मैं जो है वो आपको एलसी भिजवा रहा हूँ, इस दौरान आप माल रेडी कराओ। उसने में जो है उन साहब ने तमाम जो मटीरियल था इसका वो ख़रीद लिया, पैकिंग शुरू करवा दी, सब चीज़ें हो गई। अब 3 से 4 दिन हो गए वो एलसी आने का नाम ही नहीं ले रही है आपकी बैंक के अंदर, और वो परेशान हो रहा है कि भाई मैंने माल भी खरीद लिया है, तमाम चीज़ें खरीद ली हैं और बायर एलसी नहीं भिजवा रहा है। अब जब तक ओरिजिनल एलसी नहीं आती आपकी बैंक जो है वो फॉर्मी इशू नहीं करेगा। अगर फॉर्मी इशू नहीं होगा तो वो जो शिपमेंट है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। जीडी फाइल नहीं होगी, जीडी फाइल नहीं होगी तो वो तो टर्मिनल के अंदर आपका कंटेनर या जो भी है वो इन ही नहीं हो पाएगा। तो वो बेचारा परेशान हो रहा था कि यार काफ़ी दिन हो गए हैं, एलसी मुझे रिसीव नहीं हो रही है, मैंने माल खरीद लिया है लाखों रुपए का, अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अब वो अल्लाह अल्लाह करके ईमेल डेली बेस के ऊपर करते करते करके जो है आखिरकार इतनी लेट एलसी जो है वो रिसीव हुई और फिर उस शख्स के जान में जान आई क्योंकि उसके लाखों रुपए फंसे पड़े थे इस चक्कर के अंदर। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर इन अ मीन टाइम उसका जो है माइंड चेंज हो गया फिर कि भाई मुझे इनके साथ डील नहीं करनी, वो इसलिए एलसी नहीं भिजवा रहा है, तो आप फंस जाओ और आप सामान लेके यहाँ बैठे रहो तो वो सामान आपके गले पड़ जाए चीज़ें। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। जब तक आपके पास क्लीन एंड वर्केबल एलसी आपकी बैंक में रिसीव नहीं होती
तब तक आपने कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, कोई भी चीज़ नहीं करनी। जैसे ही एलसी यहाँ से आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ रिसीव हो चुकी है, चेक कर लिया एलसी ठीक है, उसके बाद तमाम प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे। जो भी परचेजिंग वगैरह है उसके बाद आपने करनी है, उससे पहले नहीं करनी, ये गलती आपने नहीं करनी। और एक और चीज़ जो है आपने ज़हन में रखनी है, ये भी एक मिस्टेक है कि जो भी गलती आप करते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, क्योंकि जब आपकी शिपमेंट हो जाती है यहाँ से तो तमाम डॉक्यूमेंट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। इनवॉइस आप बनाओगे, पैकिंग लिस्ट आप बनाओगे, बीएल आपकी जो है वो शिपिंग कंपनी आपको देगी, जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपको लेके देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो भी एलसी के मुताबिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने अरेंज करने होते हैं। तो अक्सर जो नए एक्सपोर्टर्स हैं ये मिस्टेक कर देते हैं, उसके अंदर के जो डॉक्यूमेंट वो रेडी करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा है एलसी के, तो वो कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, वो एलसी के मुताबिक तमाम चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन को देखकर जो है बनाए। एलसी के अंदर जो चीज़ें जिस तरह से मेंशन की गई हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपने वैसे ही लिखना है। बीएल के अंदर जो चीज़ वो जैसे लिखवाना चाह रहा है आपने वैसे ही लिखना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी कोई चीज़ ना ऐड करें जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग रहा है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपने लाजमी लगाना है इसके अंदर। काफ़ी लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसमें लगाना भूल जाते हैं और बाद में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है। अब यही है मिस्टेक के ये समझना कि अगर आप गलती करते हो ना थोड़ी सी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जो आपको बायर की जो बैंक है, जो फॉरेन बैंक है, वो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देती है। और हर डिस्क्रिपेंसी के जो है वो आपसे डॉलर्स के अंदर आपसे चार्जेस वो है वो ले लेती है। वो कितने चार्जेस होते हैं, कभी वो $100, कभी $150, ये हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो जितनी दफ़ा आप जो है गलती करते रहोगे वो पैसे काटते रहेंगे, आपकी पेमेंट भी डिले होगी और वो चार्जेस भी जो है वो काटते रहेंगे, उनका मीटर चलता रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजने हैं वो प्रॉपर सही करके जो है वो भेजने हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो समझना बहुत ज़रूरी था आपको। और मज़ीद भी जो है इसके ऊपर बात करना, और भी चीज़ें इसके अंदर है जो हम बात करते रहेंगे। अब आने वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे और गाइड करते रहेंगे, और जितना भी हम थोड़ा बहुत हमने सीखा है और सीख रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और जो भी वीडियोस हम बनाएंगे वो उनके नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंचते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।